नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। और इसी वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट जजमेंट में एक बेहद बड़ी बात कही गई है। आप लोगों को एक नया अधिकार मिल गया है, वो भी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं। अब आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। इसी बीच अगर एक पारिवारिक संपत्ति है और आप लोगों ने अपने पैसों से कोई दूसरी संपत्ति खरीदी है, तो कब वह संपत्ति पारिवारिक कहलाएगी और कब वह संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी जजमेंट में आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर भी करके दूंगा। तो आज आप लोगों के लिए यह वीडियो देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, ताकि आप लोगों के अगर फ्यूचर में या अभी पारिवारिक कोई मुद्दे चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहां पर आप लोगों के लिए यह राहत का काम जरूर करें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को जानना अनिवार्य है पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में। देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। अगर एक व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से कोई चीज खरीदता है, कोई जमीनें खरीदता है, तो वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाई जाती है। वहीं अगर उसने एक संपत्ति खुद नहीं खरीदी बल्कि उसको गिफ्ट डीड से मिली है, विल वसीयत के माध्यम से मिली है, तो वह भी उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाई जाएगी। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है, सर एक व्यक्ति ने खुद नहीं खरीदी, उनके पिताजी ने दादाजी ने गिफ्ट कर दी, तो वो भी क्या होगी? स्वयं अर्जित संपत्ति ही कहलाएगी। पर वहीं अगर दूसरी ओर बात करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो इसको हम बोलते हैं दादा लाई संपत्ति, पैतृक संपत्ति, यानी कि वह संपत्ति जो एक इंसान ने खुद नहीं खरीदी बल्कि उसे अपने पूर्वजों से मिली है। जैसे कि अपने पिता का देहांत होने के बाद मिल गई, अपने दादा का देहांत होने के बाद मिल गई, या अपने परदादा का देहांत होने के बाद मिल गई। बेसिकली एक व्यक्ति जब अपनी ऊपर वाली 3 पीढ़ियों से कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड कर रहा है, तो वह उसकी पैतृक संपत्ति की तरह से कंसीडर होती है। नाउ कई लोग अब कंफ्यूज होते हैं कि सर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है। चलिए, स्वयं अर्जित समझ में आ गई, पैतृक आ गई, जॉइंट फैमिली क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम जजमेंट में भी क्लियर कर चुका है कि अगर एक व्यक्ति किसी संपत्ति को जब इनहेरिटेड कर रहा है और उसमें बराबर बंटवारा नहीं हुआ, सभी लोग उसको एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर एक प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, 5 लोगों ने, 4 लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर संपत्ति खरीद ली, तो वो सभी के सभी उसमें जॉइंट ओनर माने जाएंगे और वह प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। दोस्तों, नाउ अब लोगों के मन में सवाल आता है, सर कुपार्सनरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ही कुपार्सनरी प्रॉपर्टी बोला जाता है। इसमें आपको परेशान नहीं होना। नाउ अब हम सभी लोग जानते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में साल 2005 में संशोधन हो गया था। उसके बाद बेटा हो या बेटी हो, यहां पर सभी को बराबर अधिकार मिल चुका है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर यह सारी जानकारी आप लोगों को बेसिक तरीके से क्लियर करनी अनिवार्य है, ताकि आपको जो मैं नया पॉइंट बताने वाला हूं वो आपको क्लियर हो जाए। अब कई बार देखा जाता है दोस्तों कि परिवार में रहते हुए कोई एक व्यक्ति और संपत्ति खरीद लेता है, जबकि बाकी लोग अपनी उन्हीं पुरानी संपत्तियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब जो व्यक्ति नई संपत्ति खरीदते जा रहा है, उसको तो यह लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा इस पर हक होना चाहिए। पर क्या माना जाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट है कि अगर एक संपत्ति भले आपने खुद खरीदी है, पर अगर उसे पूरा परिवार ही इस्तेमाल कर रहा है, तो पहले यही कंक्लूड होगा कि वो आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, यानी कि वह वही पारिवारिक संपत्ति है जिसे सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने पारिवारिक संपत्ति से हुई कमाई से उस संपत्ति को खरीदा है जिसे सभी के सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर पैसा तो मेरा लगा है, सारी चीजें मैंने की है,
अब मैंने अगर प्यार प्रेम के चलते बाकी लोगों को यूज करने दे दिया तो इसका मतलब तो यह नहीं कि उनका हक आ गया। जिसका पैसा है, जिसने मेहनत की है, हक तो उसी का आना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में एक बड़ी जजमेंट पास की थी। जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था कि पैसा कोई और लगा रहा है, संपत्ति कोई और खरीद रहा है और सभी लोग अपना हक मांग लेते हैं, उसी चीजों में यहां पर एक बड़ी जजमेंट आई थी। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। इसके बाद जो 2024 में नई जजमेंट आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। केस टाइटल है दोस्तों, भगवंत शरण डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस पुरुषोत्तम एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6875 6876 6877 ऑफ 2008 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 3 अप्रैल साल 2020, यानी कि पुरानी जजमेंट नहीं है, लेटेस्ट जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला था। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक इंसान किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो किसी और ने खुद खरीदी है उसको उठकर यह बोलेगा कि भाई ये तो हमारी पारिवारिक संपत्ति है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट burden is on the person who alleges property is a joint family property of Hindu undivided family to prove the same. Merely because the business is joint would not raise the presumption that there is joint Hindu family. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर एक इंसान ने अपनी खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदी है और आप पारिवारिक सदस्यों को अलाउड कर दिया यूज करो रहो, तो इसका मतलब आपका हक नहीं आ गया उस पर। अगर आप बोल रहे हैं कि ये तो हमारी पारिवारिक संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति की कमाई से ही खरीदी गई है, तो जो इंसान ये बात बोल रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया। उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि अगर आपने खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदी है तो उस पर आपका हक है। पारिवारिक सदस्य उसको इस्तेमाल करके ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, कि ये परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बार लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर, हमारी पारिवारिक संपत्ति थी, पारिवारिक संपत्ति का हमने बंटवारा कर लिया, सिंपल कंसेप्ट, हमने जितना जिसका हिस्सा बनता था उसको उतना हिस्सा दे दिया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बंटवारा होने के बाद भी कोई और सदस्य उस पर मांग कर सकता है क्या? उसमें क्या कोई ये बोल सकता है कि इस पर भी हमारा हक है? अब इससे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट थी, ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल था उसका उत्तम वर्सेस सोहबाग सिंह, 2016 की जजमेंट है, 4 SCC 68 इसका साइटेशन नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर अगर पार्टीशन हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसको जो हिस्सा मिल रहा है वो उसकी क्या मानी जाएगी? सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी और वहां पर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कैरेक्टर लूज कर देगी, मतलब खो देगी। पर सबसे बड़ी बात, 1956 के बाद वो बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ही नहीं था, तो कैसे हम उस पर ये बंटवारे वाला रूल एप्लीकेबल करें? तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अगर आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है, देखिए मैं 90% जो जजमेंट यहां बताऊंगा सभी परिवार के झगड़ों को रिलेटेड है। अगर कोई पारिवारिक संपत्ति है और उस पर बंटवारे के लेकर मांग आ रही है तो सिंपल बात है, बंटवारा हो गया, जिसको जो हिस्सा मिल गया वो उसका हक बन गया, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वहां से अपना हक खत्म कर लेती है ना दोस्तों। इसके अलावा एक और बड़ी जजमेंट है, उस पर भी डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पिटिशनर है हमारे यहां पर राम भागल एंड अदर्स वर्सेस डीडीसी एंड अदर्स, इसका रेटिंग नंबर है 3434 ऑफ 1981 और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 अप्रैल साल 2024। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेट रहने के लिए, नुकसान होने से बचाने के लिए जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना है। इससे ऊपर आपको कोई एफर्ट नहीं करना। अब एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि अगर हिंदू फैमिली के अंदर कोई संपत्ति को लेकर विवाद होता है तो जो व्यक्ति ये क्वेश्चन उठाता है कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर ही आ जाता है। ये चीज यहां पर साफ तरीके से निर्धारित की गई। इसके अलावा दोस्तों एक और इससे मिलती जुलती जजमेंट भी थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वो भी डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कुंज बिहारी वर्सेस गंगा शाही पांडे में कि भाई अगर यहां पर कोई इंसान ये बोलता है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया, और जब वो बर्डन ऑफ प्रूफ साबित कर देता है, एविडेंस दे देता है, तब वो बर्डन शिफ्ट होकर दूसरी पार्टी पर जाएगा कि वो ये साबित करे कि वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ना कि कोई जॉइंट फैमिली। अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट बताया। अगर एक व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो बाकी लोग ऐसा क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये तो परिवार की संपत्ति बेचकर खरीदी है, ये तो परिवार की कमाई से खरीदी है, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का भी पैसा लगा है, या इसको हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो फैमिली प्रॉपर्टी है। जी नहीं, यहां पर साफ बोला गया कि सबसे पहले कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि उसके नाम पर प्रॉपर्टी है तो उसी का हक है। अगर कोई इंसान उठकर यह बोलता है कि उसका अकेले का हक नहीं है, फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया, उसी को साबित करना है कि ये फैमिली प्रॉपर्टी है। इसके बाद ही उसको वहां पर कोई राहत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यह चीज यहां पर मैंने आपको लेटेस्ट जजमेंट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के नाम से भी क्लियर कर दिया। अब
कई बार देखा जाता है कुछ लोगों का क्लेम है कि सर हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का, हमारी माताजी का पैसा लगा था और हमने चाचा के नाम पर खरीद ली, फैमिली के नाम पर खरीद ली। इसका क्या उपाय होगा? सिंपल सा है, सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस का केस डालना है। वहां पर आपको यही क्लेम करना है कि जो प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा लगा है सारा का सारा हमारी तरफ से लगा है, तो जो एस्टेब्लिश किया जाए राइट वो हमारा किया जाए, ना कि पर्टिकुलर किसी दूसरे व्यक्ति का। और जिस दिन आपने एस्टेब्लिश कर दिया उस पर्टिकुलर केस में आपका वहां पर राइट आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर आप लोगों के नाम पर आ जाएगी। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और पारिवारिक झगड़े के अंदर एक समाधान का काम करेगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।